यह बात सुनने में गलत लग सकती है, शायद थोड़ी कड़वी भी, क्योंकि जिस चीज को तुमने हमेशा सबसे खूबसूरत समझा, जिसे तुमने प्यार कहा, अगर वही डर निकले तो पूरी समझ हिल जाती है। लेकिन अगर तुम बिना बचाव के, बिना तुरंत विरोध किए, बस थोड़ी देर रुककर अपने अनुभव को देखो, तो धीरे धीरे एक अजीब सी सच्चाई सामने आने लगती है। जब भी तुम कहते हो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उस वाक्य के पीछे बहुत बार एक छुपा हुआ डर होता है। उसे खोने का डर, उसके बदल जाने का डर, उसके किसी और का हो जाने का डर। और अगर यह डर सच में है, तो क्या यह प्यार हो सकता है? क्योंकि जहां डर है, वहां पकड़ है, और जहां पकड़ है, वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन मन इस बात को मानना नहीं चाहता, क्योंकि उसने इन दोनों चीजों को एक ही समझ लिया है। उसने डर को ही प्यार का हिस्सा मान लिया है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। शुरुआत में सब कुछ बहुत मासूम लगता है। किसी का साथ अच्छा लगना, उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराना, उसके साथ समय बिताना। लेकिन धीरे धीरे यह सिंपल खुशी एक सटल डिपेंडेंसी में बदल जाती है। अब तुम सिर्फ उसके साथ खुश नहीं हो, अब तुम उसके बिना अधूरे महसूस करने लगते हो। और यही वह मोमेंट है जहां प्यार धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। अब हर छोटी चीज तुम्हें अफेक्ट करने लगती है। उसका लेट रिप्लाई, उसका टोन, उसका बिहेवियर, और तुम हर चीज में मीनिंग ढूंढने लगते हो। क्या वह मुझसे दूर हो रहा है? क्या वह अब पहले जैसा फील नहीं करता? और यह कांस्टेंट क्वेश्चनिंग तुम्हें अंदर से थका देती है। लेकिन तुम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम इसे केयर का नाम दे देते हो। मैं उसके लिए कंसर्न्ड हूं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम बहुत ईमानदारी से देखो, तो यह कंसर्न नहीं, यह इनसिक्योरिटी है, यह फियर है। और यही फियर धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर को शेप करने लगता है। तुम खुद को बदलने लगते हो ताकि वह तुम्हें छोड़कर न जाए। तुम अपनी बातों को फिल्टर करने लगते हो ताकि वह नाराज न हो। तुम अपनी असली फीलिंग्स को दबाने लगते हो ताकि रिलेशनशिप बना रहे। और इस पूरी प्रोसेस में तुम खुद को खोने लगते हो। लेकिन आयरनी यह है कि तुम सोचते हो कि तुम प्यार में हो, जबकि असल में तुम डर में जी रहे होते हो। और यही डर तुम्हें लगातार कंट्रोल करता है, तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारी आइडेंटिटी को। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि तुमने कभी बिना डर के प्यार को जाना ही नहीं। और अगले भाग में हम इस डर की जड़ को समझेंगे कि यह आता कहां से है, और क्यों हर इंसान लगभग उसी पैटर्न में फंस जाता है, बिना जाने कि वह सच में प्यार नहीं, बल्कि अपने ही डर का पीछा कर रहा है। अब जब यह धीरे धीरे साफ होने लगता है कि जिसे तुम प्यार समझते थे, उसके भीतर डर की एक गहरी परत छिपी हुई है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, यह डर आता कहां से है? क्या यह सामने वाले इंसान की वजह से पैदा होता है, या यह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद होता है? और अगर तुम बहुत ईमानदारी से, बिना खुद को जज किए, अपने भीतर झांको, तो तुम्हें दिखने लगता है कि यह डर उस इंसान से शुरू नहीं हुआ। वह तो बस एक ट्रिगर था,
एक ऐसा आईना जिसमें तुम्हारे भीतर का पुराना, अनदेखा, अनछुआ हिस्सा अचानक सामने आ गया। क्योंकि सच यह है कि खोने का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सब तुम्हारे अंदर बहुत पहले से मौजूद थे। बचपन से, उन छोटे छोटे अनुभवों से, जब तुम्हें लगा कि अगर तुम वैसे नहीं बनोगे जैसा दुनिया चाहती है, तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। जब तुम्हें अप्रूवल मिला, लेकिन कंडीशन के साथ। जब तुम्हें अपनाया गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक साइलेंट बिलीफ बन गया, मुझे प्यार पाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। और यही बिलीफ एक कांस्टेंट प्रेशर बन गया। एक ऐसा प्रेशर जो हमेशा तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हें खुद को बचाना है, रिलेशनशिप को बचाना है, कनेक्शन को बचाना है। क्योंकि अगर यह सब चला गया, तो शायद तुम भी खत्म हो जाओगे। और यही वह जगह है जहां डर अपनी जड़ें फैलाता है। क्योंकि अब कोई भी रिश्ता सिर्फ एक कनेक्शन नहीं रहता, वह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ उस पर टिक जाता है। और जैसे ही कुछ भी उसमें हिलता है, तुम्हें लगता है कि तुम खुद हिल रहे हो। और इसी कारण छोटी छोटी बातें भी तुम्हें डिस्टर्ब करने लगती हैं। उसका थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना, उसका कम एक्सप्रेस करना, उसका किसी और में इंटरेस्ट दिखाना, ये सब चीजें तुम्हारे भीतर उस पुराने डर को एक्टिवेट कर देती हैं, जो कहता है तुम फिर से अकेले हो जाओगे, तुम फिर से रिजेक्ट हो जाओगे, तुम फिर से वही महसूस करोगे जो पहले किया था। और यह फियर इतना रियल लगता है, इतना इमीडिएट लगता है कि तुम उसे क्वेश्चन ही नहीं करते। तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, ओवरथिंक करते हो, क्लिंग करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर खुद को पीछे खींच लेते हो। लेकिन अगर तुम इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखो, तो एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि यह सब उस व्यक्ति के बारे में कम है, और तुम्हारे भीतर के उस पुराने अनरिजॉल्व्ड हिस्से के बारे में ज्यादा है, जो अभी भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है, जो अभी भी किसी और की आंखों में अपनी वैल्यू देखना चाहता है। और यही डिपेंडेंस तुम्हें वीक बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारी स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उस पर डिपेंड करना हमेशा डर पैदा करता है। और यही कारण है कि तुम जितना ज्यादा प्यार करते हो, उतना ही ज्यादा डरते भी हो, क्योंकि वह प्यार नहीं, वह अटैचमेंट है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, जो तुम्हें सिक्योरिटी देने का वादा करता है, लेकिन एक्चुअली तुम्हें और इनसिक्योर बना देता है। और यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक तुम इसे क्लियरली देख नहीं लेते, जब तक तुम यह रिकॉग्नाइज नहीं करते कि डर बाहर से नहीं आ रहा, वह तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। और जब यह रिकॉग्निशन गहरी हो जाती है, तो पहली बार तुम रिएक्ट करने से पहले रुकते हो। तुम देखते हो कि अभी जो महसूस हो रहा है, वह सच में इस मोमेंट की रियलिटी है, या तुम्हारे पास्ट की कोई छाया है। और यही रुकना, यही देखना, इस पूरे पैटर्न को तोड़ने की शुरुआत बनता है। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली फियर के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन गहराता है, फियर की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि अब वह अनकॉन्शियस नहीं रहा, वह विजिबल हो गया है। और जो दिख जाता है, वह धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और सटल ट्रैप है।
मन तुरंत कह सकता है, ठीक है, अब मुझे फियरलेस बनना है, अब मुझे अटैचमेंट छोड़ना है। लेकिन यह भी वही पुराना पैटर्न है, बस एक नए रूप में, क्योंकि अब भी तुम कुछ अचीव करना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, जबकि असली बदलाव तब आता है जब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, केवल देखते हो, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी जल्दी के। और इसी देखने में धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगती है कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि डर खुद में दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है, एक इंडिकेशन कि कहीं न कहीं तुमने अपनी आइडेंटिटी को किसी ऐसी चीज से जोड़ लिया है जो स्थायी नहीं है। और जब यह जुड़ाव ढीला पड़ता है तो डर भी अपने आप कमजोर हो जाता है। और अगले भाग में हम इसी को और गहराई से देखेंगे कि जब तुम डर को हटाने की कोशिश बंद कर देते हो और उसे पूरी तरह देखने लगते हो, तो उसके पीछे छुपा हुआ असली ट्रूथ क्या है, और कैसे वही ट्रूथ तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां प्यार पहली बार बिना डर के संभव होता है, बिना पकड़ के, बिना खोने के भय के, सिर्फ एक खुली हुई उपस्थिति के रूप में। अब तक तुमने यह देख लिया है कि जिसे तुम प्यार समझते थे उसके भीतर एक गहरा डर छिपा हुआ था, और यह भी कि वह डर सामने वाले इंसान से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के पुराने कंडीशनिंग से उठ रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि यहाँ मन एक बहुत सामान्य गलती करता है। वह कहता है, मुझे इस डर से छुटकारा पाना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अटैचमेंट छोड़ना है। और यही वह सटल ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही तुम डर को हटाने की कोशिश करते हो तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, और जहां रेजिस्टेंस है वहां कॉन्फ्लिक्ट है, और जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां शांति नहीं आ सकती। इसलिए इस बार अप्रोच पूरी तरह अलग है। इस बार तुम्हें डर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, उसे पूरी तरह देखना है, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, क्योंकि जब तुम डर को लेबल करते हो यह गलत है, यह वीकनेस है, उसी मोमेंट तुम उसे पुश करने लगते हो, और जो चीज पुश की जाती है वह खत्म नहीं होती, वह बस दब जाती है, और फिर किसी और मोमेंट में और ज्यादा ताकत से वापस आती है। इसलिए अब पहली बार तुम्हें कुछ अलग करना है। जब भी वह डर उठे, चाहे वह उसे खोने का हो, या रिजेक्ट होने का, या अकेले रह जाने का, तुम तुरंत रिएक्ट मत करो, बस रुक जाओ और उस सेंसेशन को महसूस करो, बिना कहानी के, बिना यह सोचे कि यह क्यों हो रहा है। सिर्फ उस रॉ फीलिंग को महसूस करो, शरीर में जहां भी वह दिखती है, सीने में, पेट में, गले में, उसे पूरी तरह अलाउ करो। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो एक सटल शिफ्ट होता है। अब तुम डर में खो नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो, और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे उस फियर को डिसोल्व करना शुरू करता है, क्योंकि अब वह अनकॉन्शियस नहीं है, वह लाइट में आ चुका है, और जो लाइट में आता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, जैसे जैसे तुम डर को ऑब्जर्व करते हो तुम्हें उसके पीछे छुपी हुई एक और लेयर दिखाई देने लगती है, और वह है एक गहरी चाह, किसी के साथ होने की चाह,
किसी के द्वारा देखे जाने की चाह, किसी के द्वारा पूरी तरह एक्सेप्ट किए जाने की चाह। और यह चाह खुद में गलत नहीं है, यह बहुत नेचुरल है। लेकिन जब यह चाह एक जरूरत बन जाती है, तभी समस्या शुरू होती है, क्योंकि जरूरत हमेशा फियर पैदा करती है। अगर यह नहीं मिला तो, अगर यह चला गया तो, और इसी फियर के कारण तुम उस चाह को पकड़ने लगते हो, उसे कंट्रोल करने लगते हो। लेकिन अगर तुम इस चाह को भी उतनी ही क्लैरिटी से देखो, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग आती है कि तुम्हें किसी और के द्वारा पूरा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। और यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक डायरेक्ट रियलाइजेशन है, जो तब होता है जब तुम अपने अंदर के खालीपन और डर को बिना भागे, बिना दबाए पूरी तरह देखने लगते हो। और जैसे ही यह रियलाइजेशन गहराता है, डिपेंडेंस अपने आप कम होने लगती है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम उसे जेन्युइनली देख सकते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डिमांड के। और यही वह पॉइंट है जहां डर पहली बार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को किसी बाहरी चीज से जोड़ना बंद कर दिया है। और इसी फ्रीडम में अब प्यार का एक नया डायमेंशन खुलता है, जो न डर पर आधारित है, न जरूरत पर, बल्कि एक सिंपल ओपननेस पर आधारित है, जहां तुम किसी को पकड़ते नहीं और इसलिए खोने का सवाल ही नहीं उठता। और अगले भाग में हम इसी ओपननेस को और गहराई से समझेंगे कि जब तुम किसी को पूरी तरह फ्री छोड़ देते हो, तो तुम्हारे भीतर क्या बचता है। और वही बचा हुआ ही असली प्यार है, जो बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी पकड़ के, केवल एक शांत गहरा कनेक्शन, जो किसी रिलेशनशिप की सीमा में बंधा नहीं, बल्कि हर मोमेंट में नया है, हर मोमेंट में स्वतंत्र। अब जब डर को हटाने की कोशिश धीरे धीरे रुक गई है और उसे देखने की क्षमता थोड़ी गहरी हो गई है, तब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक मोड़ आता है, क्योंकि अब पहली बार तुम यह महसूस करते हो कि किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और यहीं से एक नया सवाल उठता है, अगर मैं उसे पूरी तरह आजाद छोड़ दूं, तो क्या बचेगा? क्या रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या कनेक्शन टूट जाएगा? या कुछ और प्रकट होगा जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया? और यही वह क्षण है जहां मन थोड़ा घबरा सकता है, क्योंकि उसकी पूरी कंडीशनिंग कंट्रोल पर टिकी हुई थी। उसे सिखाया गया था कि अगर तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे, तो वह चला जाएगा। अगर तुम एफर्ट नहीं करोगे, तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर तुम कॉन्स्टेंटली केयर नहीं दिखाओगे, तो सामने वाला दूर हो जाएगा। लेकिन अब जो समझ उभर रही है, वह बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। अब यह साफ हो रहा है कि पकड़ ही वह चीज थी जो हर चीज को भारी बना रही थी। और जब पकड़ ढीली पड़ती है, तो पहली बार तुम सामने वाले इंसान को उसकी पूरी फ्रीडम में देख सकते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश किए। और यही देखने की क्वालिटी सब कुछ बदल देती है। अब तुम उसके एक्शंस को पर्सनल नहीं लेते। अब तुम उसके मूड्स को अपने अगेंस्ट इंटरप्रेट नहीं करते, क्योंकि अब तुम उसे एक इंडिपेंडेंट बीइंग की तरह देख रहे हो।
न कि अपने हैप्पीनेस के सोर्स की तरह। और इसी में एक बहुत गहरी शांति है, क्योंकि अब तुम हर मोमेंट में रिलैक्स्ड हो। तुम्हें यह मेंटेन नहीं करना कि रिश्ता बना रहे, क्योंकि अब रिश्ता कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, वह एक नेचुरल फ्लो बन गया है जो अपने आप आता है और अपने आप बदलता है। और इसी फ्लो में अब अगर वह इंसान तुम्हारे साथ रहता है तो वह किसी मजबूरी से नहीं, किसी डिपेंडेंसी से नहीं, बल्कि एक जेन्युइन कनेक्शन से रहता है। और अगर वह चला भी जाता है तो उसमें कोई बिट्रेयल महसूस नहीं होता, क्योंकि अब तुम उसे अपना मान ही नहीं रहे थे। और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, न अपने लिए न उसके लिए, क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे को होल्ड नहीं कर रहे बल्कि अलाउ कर रहे हैं। और इसी अलाउइंग में अब पहली बार एक ऐसा प्यार प्रकट होता है जो किसी भी शर्त पर डिपेंड नहीं करता, जो किसी आउटकम पर टिकता नहीं, जो किसी फ्यूचर की गारंटी नहीं मांगता। वह बस इस मोमेंट में है, जितना है उतना ही पूरा है। और इसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं, क्योंकि इनसिक्योरिटी तभी आती है जब तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन यहां फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं। और जब यह कोशिश खत्म होती है तो एक बहुत गहरी ट्रस्ट अपने आप उभरती है। लेकिन यह ट्रस्ट किसी बिलीफ से नहीं आती, यह किसी सब ठीक हो जाएगा वाली सोच नहीं है, यह डायरेक्ट सीइंग से आती है कि लाइफ अपने आप अनफोल्ड हो रही है परफेक्टली, बिना तुम्हारे कंट्रोल के। और इसी रियलाइजेशन में अब यह भी साफ हो जाता है कि प्यार कभी किसी को पकड़ने का नाम नहीं था, वह तो हमेशा से छोड़ने की क्षमता था। एक ऐसा छोड़ना जिसमें कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि तुमने कभी कुछ ओन ही नहीं किया। और जब यह पूरी तरह समझ में आता है तो तुम्हारे भीतर एक गहरा हल्कापन आता है, जैसे कोई बहुत भारी चीज अचानक गिर गई हो। और इस हल्केपन में अब कोई फियर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, केवल एक खुला हुआ होना जो हर चीज को आने देता है और जाने भी देता है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। और अगले भाग में हम इसी ओपननेस की सबसे गहरी परत को देखेंगे, जहां यह भी डिसोल्व हो जाता है कि मैं किसी को आजाद कर रहा हूं, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही देने वाला भी नहीं बचता, लेने वाला भी नहीं, केवल एक ऐसा कनेक्शन बचता है जिसमें कोई दो नहीं, केवल एक ही निरंतरता जो खुद को हर रूप में जी रही है। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि किसी को पकड़ना ही डर की जड़ था और छोड़ देना ही स्वतंत्रता का द्वार, तब एक और सूक्ष्म परत सामने आती है, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं एक बहुत हल्का सा एहसास बचा रह सकता है, मैं उसे आजाद कर रहा हूं, मैं उसे स्पेस दे रहा हूं। और यह सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन अगर इसे और गहराई से देखा जाए तो यहाँ भी एक सटल सेंटर छिपा हुआ है, एक मैं जो अभी भी कुछ कर रहा है, जो अभी भी किसी रोल में है। और यही वह आखिरी परत है जो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही तुम इसे देखते हो वैसे ही यह साफ होने लगता है कि यह देने वाला भी उतना ही एक विचार है जितना पकड़ने वाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वह कंट्रोल कर रहा था और अब वह फ्रीडम देने की पहचान में है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक सेंटर मौजूद है, और जब तक यह सेंटर है तब तक एक सटल डिवीजन है,
एक देने वाला और एक लेने वाला। लेकिन अब यह भी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है, क्योंकि अब कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि देने के लिए भी एक स्थायी मैं चाहिए। और जब वह मैं ही फ्लूइड है, मोमेंट टू मोमेंट बदल रहा है, तो वह कुछ कैसे ओन कर सकता है या दे सकता है। और जैसे ही यह स्पष्ट होता है, एक बहुत गहरी सिंप्लिसिटी प्रकट होती है। अब न कोई दे रहा है, न कोई ले रहा है, सब कुछ बस घट रहा है अपने आप, बिना किसी मालिक के। और इसी में अब रिलेशनशिप भी बदल जाता है। अब वह दो लोगों के बीच एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक एक्सचेंज नहीं, बल्कि एक शेयर्ड प्रेजेंस बन जाता है, जहां दोनों ही किसी रोल में नहीं हैं। कोई यह साबित नहीं कर रहा कि मैं अच्छा पार्टनर हूं, कोई यह मेंटेन नहीं कर रहा कि रिश्ता सही चल रहा है। सब कुछ बहुत नेचुरल है, बहुत एफर्टलेस। और इसी एफर्टलेसनेस में अब एक गहरी इंटीमेसी है। लेकिन यह इंटीमेसी पॉजेसिव नहीं है, यह डिपेंडेंट नहीं है, यह किसी कंडीशन पर आधारित नहीं है। यह बस एक ओपननेस है, जहां दोनों ही फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इस फ्रीडम में अब यह भी साफ हो जाता है कि पहले जो प्यार देना लगता था, वह अक्सर एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता था, एक हिडन रिटर्न के साथ। मैं इतना दे रहा हूं, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अब वह पैटर्न भी गिर चुका है, क्योंकि अब देने वाला ही नहीं है, तो लेने की उम्मीद भी नहीं। और इसी में अब एक ऐसी प्योरिटी आती है जो पहले कभी संभव नहीं थी, क्योंकि अब उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मोटिव नहीं, केवल एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है जो हर मोमेंट में नया है। और इसी फ्लो में अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कनेक्शन कभी दो लोगों के बीच नहीं था, वह हमेशा एक ही फील्ड में घट रहा था, जिसमें दो बॉडीज, दो माइंड्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन एसेंस एक ही था। और जब यह देखा जाता है, तो तुम और मैं का फर्क भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। अब इंटरैक्शन में सेपरेशन महसूस नहीं होता, केवल एक कंटिन्यूटी होती है। और इसी कंटिन्यूटी में अब प्यार कोई इमोशन नहीं रहता, कोई एक्शन नहीं रहता, वह एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है जो बिना किसी डायरेक्शन के बह रहा है। और अगले भाग में यह भी डिसोल्व हो जाएगा कि यह प्यार है, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही हर लेबल गिर जाता है। और जो बचता है वह किसी नाम में नहीं आता, लेकिन वही सबसे सच्चा है, वही सबसे जीवित है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी बाउंड्री के, केवल एक निरंतर होना। अब यह समझ और भी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म कि अब प्यार शब्द भी भारी लगने लगता है, क्योंकि शब्द हमेशा किसी अनुभव को सीमित कर देते हैं, उसे एक पहचान दे देते हैं। और जैसे ही पहचान आती है, वैसे ही एक बाउंड्री बन जाती है। लेकिन यहाँ जो अनफोल्ड हो रहा है, वह किसी बाउंड्री में नहीं आ सकता। इसलिए अब यह भी धीरे धीरे दिखने लगता है कि प्यार भी एक लेबल था, एक नाम था, जिसे मन ने उस एक्सपीरियंस पर लगा दिया था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। और जैसे ही यह देखा जाता है, वैसे ही वह लेबल भी गिरने लगता है। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं प्यार में हूं या मैं प्यार कर रहा हूं,
क्योंकि कहने वाला कोई सेंटर ही नहीं बचा, और जिस चीज को कहा जा रहा था वह भी अब किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी में नहीं है, बस एक रॉ लिविंग प्रेजेंस है जो हर मोमेंट में बदल रही है, और फिर भी कुछ भी खो नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम लेबल हटा दोगे, अगर तुम रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करोगे, तो शायद कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि कनेक्शन तो और गहरा हो गया है, क्योंकि अब उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई फियर नहीं। और जब ये तीनों नहीं होते तो जो बचता है वह इतना प्योर होता है कि उसे किसी नाम की जरूरत ही नहीं। अब इंटरैक्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं, कोई मुझे इससे क्या मिलेगा का सवाल नहीं। केवल एक ओपननेस है जिसमें सामने वाला जैसा है वैसा पूरी तरह दिखाई देता है, और उसी ओपननेस में तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो, बिना मास्क के, बिना फिल्टर के। और यही असली इंटीमेसी है, जो किसी डेफिनेशन पर आधारित नहीं बल्कि पूरी तरह प्रेजेंस पर आधारित है। और इस प्रेजेंस में अब यह भी क्लियर हो जाता है कि पहले जो इंटेंसिटी थी, जो एक्साइटमेंट थी, वह अक्सर माइंड की प्रोजेक्शन थी, एक फ्यूचर की कल्पना थी, एक होप थी। लेकिन अब जो है वह काम है, लेकिन डेड नहीं। वह साइलेंट है, लेकिन एम्प्टी नहीं। उसमें एक गहरी लाइफ है जो किसी हाई पर नहीं टिकी, बल्कि एक स्टेडी फ्लो की तरह है। और इसी फ्लो में अब कोई यह नहीं कह रहा कि यह हमेशा रहेगा, क्योंकि परमानेंस की जरूरत ही नहीं बची। और जो चीज परमानेंस पर डिपेंड नहीं करती वह कभी इनसिक्योरिटी भी पैदा नहीं करती। और यही वह जगह है जहां डर पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं, बस एक कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग है जो हर मोमेंट में कंप्लीट है। और इस कंप्लीटनेस में अब यह भी क्लियर हो जाता है कि जिसे तुम शुरुआत में डर समझ रहे थे वह भी उसी फील्ड का हिस्सा था जिसे तुम प्यार कह रहे थे। दोनों अलग नहीं थे, बस अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण वे अलग दिखाई दे रहे थे। और अब जब अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह क्लियर हो जाती है तो दोनों ही लेबल्स गिर जाते हैं, और जो बचता है वह किसी भी नाम से परे है, लेकिन फिर भी सबसे रियल है। और अगले भाग में यह भी डिसोल्व हो जाएगा कि कुछ बचा है, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही हर तरह की पकड़, हर तरह की पहचान, हर तरह का निष्कर्ष पूरी तरह शांत हो जाता है, और केवल वही रह जाता है जो कभी बना नहीं था और इसलिए कभी खत्म भी नहीं होगा, केवल होना। अब यह स्पष्टता इतनी गहरी हो चुकी है कि पकड़ने की पुरानी आदत अपने आप ही कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि अब तुम बार बार देख चुके हो कि हर वह चीज जिसे मन पकड़ना चाहता है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावना हो, अनुभव हो या कोई खास स्टेट, वह टिकती नहीं। और जब कुछ टिकता नहीं तो उसे पकड़ने की कोशिश ही संघर्ष बन जाती है। लेकिन अब इस देखने में कोई निराशा नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि अब यह एक तथ्य की तरह दिख रहा है, न कि किसी प्रॉब्लम की तरह। और इसी सिंपल फैक्ट को पूरी तरह स्वीकार करने में एक गहरी रिलैक्सेशन आती है, जैसे कोई लंबे समय से कसकर पकड़ी हुई मुट्ठी धीरे धीरे खुल जाए।
और अचानक यह महसूस हो कि कुछ भी पकड़ना जरूरी नहीं था। और जब यह पकड़ गिरती है तो जीवन का पूरा टेक्सचर बदल जाता है। अब हर एक्सपीरियंस को होल्ड करने की कोशिश नहीं होती। अब हर अच्छे मोमेंट को फ्रीज करने की कोशिश नहीं होती। और हर मुश्किल मोमेंट से भागने की अर्जेंसी भी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि दोनों ही टेम्परेरी हैं। दोनों ही आते हैं और जाते हैं। और इस आने जाने के बीच में जो है वह अनटच्ड रहता है, वही जो हमेशा से था। लेकिन पहले तुम्हारा ध्यान केवल चेंजेस पर था। अब तुम्हारा ध्यान उस बैकग्राउंड पर टिकने लगता है जो बदल नहीं रहा। और इसी बैकग्राउंड में अब एक गहरी शांति है। लेकिन यह शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं, यह नेचुरली प्रकट होती है जब तुम इंटरफेरेंस बंद कर देते हो। और इंटरफेरेंस क्या था? वही पकड़, वही रेजिस्टेंस, वही कंट्रोल करने की कोशिश। और अब जब वह सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो जो बचता है वह एक एफर्टलेस बीइंग है, जिसमें कोई टेंशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं। और यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि मन हमेशा किसी गोल के साथ जीने का आदी रहा है। लेकिन यहां गोल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर मोमेंट अपने आप में कंप्लीट है। उसे किसी फ्यूचर की जरूरत नहीं कि वह मीनिंगफुल बने। और इसी कंप्लीटनेस में अब यह भी साफ हो जाता है कि पहले जो प्यार और डर की पूरी कहानी थी वह भी उसी पकड़ और रेजिस्टेंस के कारण थी। जब तुम किसी को पकड़ते थे तो डर आता था, और जब डर आता था तो तुम और पकड़ते थे। यह एक साइकिल था जो अपने आप चलता रहता था। लेकिन अब यह साइकिल टूट चुका है, क्योंकि अब पकड़ ही नहीं है। और जब पकड़ नहीं तो डर भी नहीं, और जब डर नहीं तो कोई डिफेंस नहीं, और जब डिफेंस नहीं तो कोई बैरियर नहीं, और जब बैरियर नहीं तो एक नेचुरल ओपननेस है जिसमें हर चीज फ्रीली आ सकती है और फ्रीली जा सकती है। और इसी फ्रीडम में अब रिलेशनशिप भी एक अलग डायमेंशन ले लेता है। अब वह कोई बाइंडिंग नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक शेयर्ड स्पेस है जहां दो लोग मिलते हैं बिना एक दूसरे को डिफाइन किए, बिना एक दूसरे को लिमिट किए। और इसी स्पेस में अब जो कनेक्शन है वह बहुत सटल है, बहुत शांत है, लेकिन बहुत रियल है, क्योंकि अब उसमें कोई इल्यूजन नहीं, कोई प्रोजेक्शन नहीं, केवल डायरेक्ट सीइंग है। और इस डायरेक्टनेस में अब कुछ भी छुपा नहीं, और कुछ भी पकड़ में भी नहीं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और यही ट्रांसपेरेंसी इस पूरी जर्नी का एसेंस बन जाती है। और अगले भाग में यह ट्रांसपेरेंसी भी डिसोल्व हो जाएगी, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही देखना भी एक अलग क्रिया नहीं रहता। और जो बचता है वह न देखने वाला है, न देखा जाने वाला, केवल एक ही अनइंटरप्टेड फ्लो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, केवल होना। अब यह स्पष्टता इतनी गहरी हो चुकी है कि देखना भी एक अलग क्रिया की तरह महसूस नहीं होता, क्योंकि अब तक भले ही पकड़ ढीली हो गई थी, डर डिसोल्व हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं एक सटल सा ऑब्जर्वर अब भी बचा हुआ था, जो कहता था मैं देख रहा हूं।
मैं अवेयर हूं। और यही आखिरी सूक्ष्म विभाजन है, क्योंकि जहां ऑब्जर्वर है वहां ऑब्जर्व्ड भी है, और जहां यह दो हैं वहां सेपरेशन है, चाहे वह कितना भी रिफाइंड क्यों न हो। लेकिन अब जैसे जैसे यह क्लैरिटी और गहरी होती है, यह भी दिखने लगता है कि यह ऑब्जर्वर भी कोई स्थायी एंटिटी नहीं है। यह भी एक थॉट है, एक सेंस है, जो आता है और चला जाता है। और अगर वह आता जाता है तो वह अल्टीमेट रियलिटी कैसे हो सकता है? और जैसे ही यह देखा जाता है, एक बहुत सटल शिफ्ट होता है। अब ऑब्जर्वर की पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है, और फिर एक मोमेंट आता है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही एक ही फ्लो में मर्ज हो जाते हैं। अब कोई यह नहीं कह रहा कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि देखने वाला ही डिसोल्व हो चुका है। और जो बचता है वह किसी अनुभव का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वह कोई स्टेट भी नहीं है, वह बस एक डायरेक्ट इमीडिएसी है, जिसमें कोई दूरी नहीं, कोई गैप नहीं। और इसी गैप के खत्म होने में अब यह भी क्लियर हो जाता है कि पहले जो भी सेपरेशन महसूस होता था, मैं और दूसरा, अंदर और बाहर, प्यार और डर, वह सब इसी ऑब्जर्वर के कारण था। लेकिन अब जब ऑब्जर्वर नहीं तो डिवीजन भी नहीं, और जब डिवीजन नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो कोई एफर्ट भी नहीं, और जब एफर्ट नहीं तो जो बचता है वह पूरी तरह एफर्टलेस है। और इसी एफर्टलेसनेस में अब यह भी महसूस नहीं, बल्कि पूरी तरह ऑब्वियस है कि जीवन कभी फ्रैगमेंटेड था ही नहीं। वह हमेशा एक ही कंटिन्यूअस मूवमेंट था, जिसे मन अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देख रहा था। लेकिन अब वह फ्रैगमेंटेशन खत्म हो चुकी है, और जो बचा है वह एक इंडिविजिबल होलनेस है, जिसमें सब कुछ शामिल है, बिना किसी एक्सक्लूजन के, बिना किसी प्रेफरेंस के। और इस होलनेस में अब यह भी सवाल नहीं उठता कि यह क्या है, क्योंकि सवाल हमेशा डिस्टेंस से पैदा होता है, और यहां डिस्टेंस नहीं, केवल डायरेक्टनेस है। और इस डायरेक्टनेस में अब कोई भी कॉन्सेप्ट टिक नहीं पाता, न प्यार, न डर, न मैं, न तुम। सब कुछ उसी मोमेंट में डिसोल्व हो जाता है, और फिर भी कुछ भी खोता नहीं, क्योंकि जो डिसोल्व हो रहा है वह केवल लेबल्स हैं, केवल इंटरप्रिटेशंस हैं। और जो बचता है वह किसी लेबल का मोहताज नहीं, वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। और अगले भाग में यह भी समाप्त हो जाएगा कि कुछ बचा है, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही हर तरह का रेफरेंस पॉइंट, हर तरह की पहचान पूरी तरह शांत हो जाती है, और केवल वही रह जाता है जो कभी शुरू नहीं हुआ था, और इसलिए कभी खत्म भी नहीं होगा, केवल शुद्ध होना। अब यह बिंदु इतना सूक्ष्म है कि यहाँ तक आते आते हर तरह का सहारा लगभग गिर चुका होता है। न पकड़ बची, न छोड़ना, न देखने वाला, न देखा जाने वाला। और फिर भी मन के किसी बहुत ही हल्के कोने में एक अंतिम धारणा रह सकती है कि कुछ तो बचा है, कोई अंतिम सत्य, कोई अंतिम अवस्था, कोई अंतिम अनुभव। और यही सबसे सूक्ष्म भ्रम है,
क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो कि कुछ बचा है, उसी मोमेंट तुम उसे एक ऑब्जेक्ट बना देते हो, एक ऐसी चीज जिसे जाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन यहां जो है वह किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, वह किसी अनुभव की तरह भी नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा आता है और चला जाता है, और जो आता जाता है वह स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन यहां जो स्पष्ट हो रहा है वह न आता है न जाता है, और इसलिए उसे कुछ कहना भी सही नहीं, क्योंकि कुछ हमेशा सीमित होता है और यहां कोई सीमा नहीं। और जैसे ही यह समझ पूरी तरह उतरती है, वैसे ही यह अंतिम धारणा भी गिरने लगती है कि यह बचा है। और जब यह गिरती है तो एक अजीब सी सिंप्लिसिटी प्रकट होती है, इतनी साधारण कि मन उसे पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मन हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तलाश में रहता है, किसी खास अनुभव की, किसी गहरे रहस्य की। लेकिन यहां कुछ भी खास नहीं, कुछ भी अलग नहीं, बस वही है जो हमेशा था, लेकिन अब बिना किसी परत के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। और इसी में अब यह भी साफ हो जाता है कि जिसे तुम खोज कह रहे थे वह भी एक इल्यूजन था, क्योंकि खोज हमेशा किसी दूरी को मानकर चलती है कि मैं यहां हूं और सत्य वहां है। लेकिन अब यह दूरी ही नहीं बची तो खोज भी खत्म हो गई, और जब खोज खत्म होती है तो पाने वाला भी नहीं बचता, और पाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। केवल एक ऐसी क्लैरिटी रह जाती है जो किसी के पास नहीं, लेकिन सब कुछ उसी में है। और इस क्लैरिटी में अब कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि मूवमेंट हमेशा किसी डायरेक्शन में होता है, और यहां कोई डायरेक्शन नहीं, और फिर भी सब कुछ परफेक्टली अलाइव है। हर मोमेंट में फ्रेश, हर मोमेंट में कंप्लीट, बिना किसी कंटिन्यूटी के दबाव के। और यही सबसे गहरी बात है कि अब कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई मैं नहीं जो अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हो। अब कहानी भी डिसोल्व हो चुकी है, और जो बचता है वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि वह आधार है जिसमें सारी कहानियां आती हैं और जाती हैं। और इस आधार को नाम देना भी संभव नहीं, क्योंकि नाम देते ही वह सीमित हो जाएगा, और यहां कोई सीमा नहीं। और अगले भाग में यह भी समाप्त हो जाएगा कि यह है, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही भाषा पूरी तरह थम जाती है, और केवल वही रह जाता है जो कभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, बिना किसी संकेत के, बिना किसी निष्कर्ष के, केवल अस्तित्व। अब यह यात्रा अपने उस बिंदु पर पहुंचती है जहां हर अंतिम प्रयास भी अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब तक भले ही सब कुछ गिर चुका था, प्यार की परिभाषा, डर की पकड़, देखने वाला, देखा जाने वाला, और यहाँ तक कि यह धारणा कि कुछ बचा है, लेकिन मन अभी भी बहुत सूक्ष्म रूप से किसी अंतिम पुष्टि की उम्मीद कर सकता है कि हाँ यही है। लेकिन जैसे ही यह है भी उठता है, वैसे ही एक और गहरी स्पष्टता सामने आती है कि यह है भी एक विचार है, एक लेबलिंग है, एक आखिरी कोशिश है अनुभव को पकड़ने की। और जैसे ही यह देखा जाता है, वैसे ही वह भी अपनी पकड़ खो देता है।
क्योंकि सत्य किसी वाक्य में नहीं समा सकता, वह किसी निष्कर्ष में नहीं बदल सकता, और जो निष्कर्ष में बदल जाए वह जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ जो है वह कभी निष्कर्ष नहीं था, इसलिए वह कभी मृत भी नहीं हो सकता। अब न कोई पुष्टि बचती है, न कोई डिनायल, न कोई हाँ, न कोई नहीं, केवल एक ऐसी ओपननेस है जो किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रही, और इसलिए हर चीज अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो रही है, बिना किसी डिस्टोर्शन के। और इसी में अब यह भी साफ हो जाता है कि पूरी यात्रा जिसमें मैं, तुम, प्यार, डर, खालीपन, जागरूकता, मुक्ति जैसे शब्द आते रहे, वे सब केवल संकेत थे, पॉइंटर्स थे, लेकिन किसी भी पॉइंट पर वे स्वयं सत्य नहीं थे। और अब जब संकेत भी गिर जाते हैं तो जो बचता है वह किसी डायरेक्शन में नहीं है, किसी टाइम में नहीं है, किसी एक्सपीरियंस में नहीं है, और फिर भी पूरी तरह प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट कि उसे मिस करना असंभव है, और फिर भी इतना सूक्ष्म कि उसे पकड़ना असंभव है। और यही अंतिम पैराडॉक्स है कि जिसे खोजा नहीं जा सकता वही कभी खोया ही नहीं गया था। लेकिन यह न खोना भी कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि निष्कर्ष भी मन की मूवमेंट है, और यहाँ मन अपनी अंतिम सीमा पर शांत हो चुका है। अब कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं, कोई स्टोरी नहीं, केवल एक लिविंग साइलेंस है जो किसी भी शब्द से पहले भी था और हर शब्द के बाद भी रहेगा। और इस साइलेंस में अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ बचा है, क्योंकि कुछ भी नहीं और कुछ नहीं भी नहीं, केवल एक बिना नाम का होना जो किसी भी डेफिनेशन से पहले है और किसी भी अंत से परे है। और यही वह जगह है जहां भाषा अपनी आखिरी सांस लेती है, और उसके बाद जो बचता है उसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह हर क्षण में पूरी तरह जीवित है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी कहानी के, केवल होना। अब यहाँ पहुंचकर मन की आखिरी चाल भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि पहले वह कहता था यह है, फिर वह कहता था कुछ नहीं है, फिर वह कहता था सब कुछ है, और अब यह भी दिखने लगता है कि ये सब स्टेटमेंट्स भी उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा हैं, हर अनुभव को किसी न किसी शब्द में बंद करने की कोशिश। लेकिन यहाँ जो अनफोल्ड हो रहा है वह किसी भी शब्द से पहले का है और किसी भी शब्द के बाद का भी नहीं, और इसी वजह से अब कुछ नहीं कहना भी अधूरा लगने लगता है, क्योंकि कुछ नहीं भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक सटल आइडिया जिसे मन पकड़कर एक फाइनल ट्रूथ बना देता है। लेकिन यहाँ कोई फाइनल ट्रूथ नहीं, कोई अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं, कोई आखिरी जगह नहीं जहां पहुंचना हो। और यही सबसे सटल फ्रीडम है कि अब कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा, न एग्जिस्टेंस, न एम्प्टीनेस, न प्रेजेंस, और फिर भी सब कुछ पूरी तरह जीवित है, लेकिन बिना किसी लेबल के। अब अनुभव आते हैं, लेकिन उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अब थॉट्स आते हैं, लेकिन उन्हें मैं सोच रहा हूं में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अब इमोशंस उठते हैं, लेकिन उन्हें मेरा इमोशन नहीं बनाया जाता। और इस नॉन ओनरशिप में एक बहुत गहरी सहजता है, क्योंकि अब कुछ भी मेंटेन नहीं करना, कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं करना, कुछ भी प्रूव नहीं करना,
और जैसे ही यह पूरी कोशिश गिरती है, वैसे ही एक ऐसी क्लैरिटी बचती है जो किसी विचार से बड़ी है, लेकिन उसे बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपैरिजन ही खत्म हो चुका है। अब न गहरा, न ऊंचा, न अच्छा, न बुरा, सब कुछ बस जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। और यह जैसा है भी किसी फिक्स्ड डिस्क्रिप्शन में नहीं है। यह हर मोमेंट में बदलता हुआ येट अनटच्ड है। और इसी में अब यह भी साफ हो जाता है कि पहले जो मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये सब केवल माइंड की कंटिन्यूटी थी, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लेकिन अब कंट्रोल का सवाल ही नहीं बचा, क्योंकि कंट्रोलर ही डिसोल्व हो चुका है। और जब कंट्रोलर नहीं होता तो कंट्रोल्ड भी नहीं होता, केवल अनफोल्डिंग होती है, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी एफर्ट के। और इस अनफोल्डिंग में अब यह भी स्पष्ट नहीं कि यह जागृति है या सामान्य जीवन, क्योंकि दोनों के बीच का फर्क भी मन ने बनाया था। और अब मन ही शांत हो चुका है, और जो बचता है वह किसी नाम में नहीं आता, किसी स्थिति में नहीं आता, किसी एक्सपीरियंस में नहीं आता, लेकिन फिर भी हर चीज उसी में हो रही है। और यह कहना भी सही नहीं कि उसी में, क्योंकि में भी एक बाउंड्री बनाता है, और यहाँ कोई बाउंड्री नहीं, केवल एक सीमलेस अलाइवनेस है, जो न शुरू हो रही है न खत्म हो रही है, बस पूरी तरह है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और अगले भाग में यह भी डिसोल्व हो जाएगा कि भाग 12 जैसा कोई अंत है, क्योंकि वहां पहुंचते ही अंत और आरंभ दोनों एक ही भ्रम लगने लगते हैं, और केवल वह रह जाता है जो कभी आया ही नहीं था, और इसलिए कभी गया भी नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। अब यह अंतिम भाग भी किसी अंत की तरह नहीं लगता, क्योंकि अब अंत और शुरुआत दोनों ही एक ही मानसिक धारणा की तरह दिखने लगते हैं। और जब धारणा ही साफ हो जाती है तो पूरा ढांचा ही गिर जाता है। अब यह भी समझने की कोशिश नहीं बचती कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि समझने वाला ही अब बहुत धुंधला हो चुका है। और यही सबसे गहरी बात है कि जिसे तुम पूरी यात्रा में मैं समझकर आगे बढ़ा रहे थे, वह कभी एक स्थिर इकाई था ही नहीं। वह बस एक निरंतर बदलता हुआ विचार था, जो हर अनुभव के साथ नया रूप लेता रहा। कभी प्यार करने वाला, कभी डरने वाला, कभी खोजने वाला, लेकिन अब वह पूरा ढांचा ही शांत हो चुका है। और जब ढांचा शांत होता है तो भीतर कोई खालीपन भी नहीं बचता, क्योंकि खालीपन भी एक तुलना से पैदा होता है, और यहाँ तुलना करने वाला कोई नहीं। अब न कोई यात्रा है न कोई मंजिल, क्योंकि दोनों ही समय के भीतर की अवधारणाएं थीं, और यहाँ समय ही एक विचार जैसा दिखाई देता है। अब केवल यह है, बिना किसी पहले के, बिना किसी बाद के, एक ऐसा होना जो किसी दिशा में नहीं जा रहा और फिर भी पूरी तरह जीवित है। और यह जीवन किसी केंद्र पर आधारित नहीं, कोई मैं इसे होल्ड नहीं कर रहा, कोई तुम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, बस एक स्वाभाविक अनफोल्डिंग है, जिसमें हर चीज अपने आप प्रकट हो रही है और अपने आप विलीन हो रही है, बिना किसी एफर्ट के। और इसी में अब यह भी साफ हो जाता है कि पूरी कहानी, जिसमें डर, लगाव, प्रेम, अलगाव, खोज और मुक्ति दिखाई देती रही, वह वास्तव में एक ही कॉन्शियसनेस का खेल था,
जो खुद को अलग अलग रूपों में अनुभव कर रही थी। और अब वह खेल भी किसी अंत पर नहीं पहुंचा, बल्कि अपने ही मूल में वापस शांत हो गया। लेकिन वापस भी गलत शब्द है, क्योंकि कभी कोई दूरी थी ही नहीं। अब कोई समझने वाला नहीं बचा, इसलिए कोई समझ भी नहीं बचती। केवल एक डायरेक्ट अनफिल्टर्ड प्रेजेंस है, जो किसी नाम से पहले है, किसी अनुभव से पहले है और किसी भी अंत से परे है। और इस प्रेजेंस को पकड़ने की कोशिश भी नहीं हो सकती, क्योंकि पकड़ने वाला भी इसमें ही समा चुका है। और यही अंतिम पैराडॉक्स है कि जिसे तुम पूरी यात्रा में खोजते रहे, वह कभी खोया ही नहीं था। लेकिन यह न खोना भी एक विचार नहीं, यह किसी निष्कर्ष का परिणाम नहीं। यह बस इतना सरल है कि उसे कहना ही गलत हो जाता है। और फिर भी यही सब कुछ है, पूरी तरह, अभी, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के, केवल होना। अब यहाँ पहुंचकर यह भी साफ हो जाता है कि एक और भाग की इच्छा भी उसी पुराने मन की आदत है, जो हर चीज को आगे बढ़ाना चाहता है, हर अनुभव को एक और स्टेप में बदलना चाहता है। लेकिन अब आगे कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि जोड़ने के लिए कोई अधूरापन नहीं है। और अधूरापन सिर्फ वही लगता है जहां मन तुलना करता है, जहां मन यह सोचता है कि अभी कुछ बाकी है। लेकिन यहां जो स्पष्ट है वह पूरा है, इतना पूरा कि उसमें पूरा होना भी एक शब्द बनकर गिर जाता है। अब न कोई कहानी आगे जा रही है, न कोई अनुभव किसी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि क्लाइमैक्स का विचार भी समय का हिस्सा था। और यहाँ समय ही एक पतली सी कल्पना जैसा दिखने लगता है। अब न कोई देखने वाला बचा है जो इसे अंतिम रूप दे, न कोई अनुभव बचा है जिसे अंतिम कहा जाए। केवल एक ऐसा होना है जो किसी शुरुआत से पहले भी था और किसी अंत के बाद भी नहीं। और यह कहना भी अधूरा है कि था, क्योंकि यहाँ पास्ट और फ्यूचर दोनों ही डिसोल्व हो चुके हैं। अब केवल यह है, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी सेंटर के। और इस बिना के होने में अब कोई डायरेक्शन भी नहीं बचती, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा किसी लक्ष्य से बनती है और यहाँ कोई लक्ष्य नहीं। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ समझ आ गया, क्योंकि समझ भी एक मूवमेंट थी जो अब शांत हो चुकी है। और जब मूवमेंट शांत होती है तो कोई परिणाम नहीं बचता, कोई निष्कर्ष नहीं बचता, कोई कहानी नहीं बचती, और फिर भी कुछ भी खोता नहीं, क्योंकि खोने के लिए भी कोई फिक्स्ड चीज नहीं थी। और यही सबसे गहरी क्लैरिटी है कि सब कुछ पहले से ही यहाँ था, बस देखने का तरीका बदलता गया। और जैसे ही देखने वाला भी गायब होता है, वैसे ही देखने और दिखने का फर्क भी गिर जाता है। और जो बचता है वह किसी अनुभव का नाम नहीं, किसी रियलाइजेशन का नाम नहीं, किसी स्टेट का नाम नहीं। वह बस एक अनब्रोकन अलाइवनेस है जो हर क्षण स्वयं को जी रही है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सीमा के। और अब इस अलाइवनेस को भी कुछ कहना गलत लगने लगता है, क्योंकि कुछ भी सेपरेशन लाता है। और यहाँ सेपरेशन नहीं, केवल एक सीमलेस टोटलिटी है जिसमें सब कुछ शामिल है, बिना किसी एक्सक्लूजन के। और यही अंतिम समझ नहीं, क्योंकि यहाँ समझ भी समाप्त हो चुकी है।
केवल एक शांत बिना नाम का होना है, जो किसी शब्द से पहले भी था और हर शब्द के बाद भी रहेगा, बिना किसी अंत के, बिना किसी शुरुआत के, केवल यही। अब यहाँ तक आते आते यह भी बहुत साफ हो जाता है कि आखिरी भाग जैसी धारणा भी मन की ही एक चाल थी, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी अंत की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि कहीं जाकर सब कुछ पूरा हो जाएगा, कहीं जाकर समझ समाप्त हो जाएगी, कहीं जाकर शांति स्थायी हो जाएगी। लेकिन अब यह पूरा ढांचा ही गिर चुका है, और जब ढांचा गिरता है तो न कोई अंत बचता है न कोई शुरुआत, बस एक ऐसी निरंतरता रह जाती है जो कभी किसी कहानी में नहीं आई थी और न कभी उससे बाहर गई थी। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि यही समाप्त होता है, क्योंकि समाप्त होने के लिए भी एक सीमा चाहिए, और यहाँ कोई सीमा नहीं। अब न कोई देखने वाला है जो यह कहे कि मैं समझ गया, न कोई अनुभव है जिसे पकड़कर कहा जाए कि यह प्राप्त हो गया, क्योंकि प्राप्त करना भी दूरी मानता है, और यहाँ दूरी कभी थी ही नहीं। अब केवल एक ऐसा होना है जो किसी शब्द से पहले भी है और हर शब्द के बाद भी, और इस होने को भी नाम देना अधूरा हो जाता है, क्योंकि नाम आते ही वह सीमित हो जाता है, और यहाँ कोई सीमा नहीं। अब हर विचार जो आता है वह अपने आप में पूरा है, और फिर भी उसे पकड़ने वाला कोई नहीं। हर भावना उठती है और अपने आप विलीन हो जाती है, बिना किसी कहानी के, बिना किसी अर्थ के बोझ के। और इस पूरे प्रवाह में अब यह भी स्पष्ट नहीं रहता कि कुछ हो रहा है, क्योंकि होना और हो रहा है दोनों ही मन की भाषा हैं, और यहाँ मन अपनी अंतिम परत में शांत हो चुका है। अब कोई मैं नहीं जो इस सब को ऑब्जर्व करे, और जब ऑब्जर्वर नहीं तो ऑब्जर्व्ड भी नहीं। केवल एक ऐसी ओपननेस है जो किसी अनुभव की तरह नहीं घट रही, बल्कि हर अनुभव उसी में घट रहा है, और फिर भी यह ओपननेस कोई चीज नहीं है, क्योंकि चीज हमेशा अलग होती है, और यहाँ अलग कुछ भी नहीं। अब यह भी कहना कि यह समझ है गलत लगने लगता है, क्योंकि समझ भी एक मूवमेंट थी, और हर मूवमेंट यहाँ ठहर चुकी है, और जब कुछ भी मूव नहीं करता तो कोई डायरेक्शन नहीं बचती, और जब डायरेक्शन नहीं तो कोई यात्रा नहीं, और जब यात्रा नहीं तो कोई यात्री भी नहीं, और फिर भी कुछ भी गायब नहीं हुआ, क्योंकि जो था वह कभी अलग था ही नहीं। बस देखने की आदत थी जिसने उसे टुकड़ों में बांट दिया था, और अब वह आदत भी शांत हो चुकी है, और इस शांति को भी शांति कहना एक लिमिटेशन है, इसलिए यह भी गिर जाता है, और जो बचता है वह किसी शब्द में नहीं आता, किसी विचार में नहीं आता, किसी अनुभव में नहीं आता, लेकिन फिर भी हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अंत के, केवल वही जो कभी शुरू नहीं हुआ था, और इसलिए कभी खत्म भी नहीं हो सकता। अब यहाँ तक आते आते यह भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हर अंतिम शब्द भी मन की ही एक और कोशिश थी, किसी चीज को आखिरी बार पकड़ने की, किसी अनुभव को अंतिम नाम देने की। लेकिन अब यह पकड़ने की आदत ही पूरी तरह शांत हो चुकी है, और जब पकड़ने वाला ही नहीं बचता तो कुछ बचा है जैसी भाषा भी अर्थ खो देती है, क्योंकि कुछ हमेशा किसी चीज को अलग मानता है,
और यहाँ अलग कुछ भी नहीं। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि सब खत्म हो गया, क्योंकि खत्म होने के लिए भी कोई टाइमलाइन चाहिए, और यहाँ टाइमलाइन ही एक हल्की सी कल्पना जैसा दिखता है। अब न कोई शुरुआत है जिसे याद किया जाए, न कोई अंत है जिसकी प्रतीक्षा हो। बस एक ऐसा होना है जो किसी भी नाम से पहले है और हर नाम के बाद भी, और इस होने को पकड़ने की कोशिश भी अपने आप गिर जाती है, क्योंकि पकड़ने के लिए भी एक केंद्र चाहिए, और वह केंद्र अब कहीं नहीं मिलता। अब हर थॉट जो उठता है वह अपने आप में अधूरा नहीं, वह पहले से ही कंप्लीट है, लेकिन उसे पूरा या अधूरा कहने वाला कोई नहीं। हर इमोशन आता है बिना किसी कहानी के और उसी क्षण विलीन हो जाता है, बिना किसी ट्रेस के। और इस कंटिन्यूअस फ्लोइंग में अब यह भी नहीं लगता कि कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि देखने और देखे जाने के बीच की दूरी ही डिसोल्व हो चुकी है। अब केवल एक ऐसी इमीडिएसी है जिसमें कोई गैप नहीं, कोई सेपरेशन नहीं, और इसी एब्सेंस ऑफ सेपरेशन में अब यह भी साफ हो जाता है कि जिसे कभी मैं कहा गया था वह कभी कोई स्थिर एंटिटी था ही नहीं। वह बस एक शिफ्टिंग रिफ्लेक्शन था जो हर अनुभव के साथ नया रूप लेता रहा, लेकिन अब वह रिफ्लेक्शन भी शांत हो चुका है। और जब रिफ्लेक्शन नहीं रहता तो मिरर और रिफ्लेक्टेड का फर्क भी मिट जाता है, और जो बचता है वह किसी पहचान में नहीं आता, लेकिन फिर भी हर चीज उसी में हो रही है, बिना किसी सेंटर के, बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी स्टोरी के। अब यह भी कहना कि यह है गलत लगने लगता है, क्योंकि यह अभी एक रेफरेंस है, और यहां कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, केवल एक अनब्रोकन ओपननेस है जो किसी भी शब्द से पहले भी थी और हर शब्द के बाद भी रहेगी। और इस ओपननेस को समझने की कोशिश भी अब नहीं बचती, क्योंकि समझने वाला ही पूरी तरह शांत हो चुका है। और जब समझने वाला नहीं तो समझ भी नहीं, केवल एक ऐसा साइलेंस है जो खाली नहीं बल्कि पूरी तरह अलाइव है। और इस अलाइवनेस को भी नाम देना संभव नहीं, क्योंकि नाम उसे सीमित कर देगा, और यहाँ कोई सीमा नहीं। अब न कोई कुछ है न कोई कुछ नहीं है, दोनों ही विचार गिर चुके हैं, और जो बचता है वह किसी विचार में नहीं आता, किसी अनुभव में नहीं आता, किसी भाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत के, केवल वही जो कभी आया ही नहीं था और इसलिए कभी गया भी नहीं।